यूनिट 4 का एक भी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है ना? ठीक है। सो यूनिट 4 का मैं कुछ होमवर्क देती हूँ आप लोगों को। मैंने यूनिट 4 का होमवर्क फ्राइडे सैटरडे दिया था, याद है? दिया था क्या? मतलब आई एम आस्किंग। नहीं दिया था, किसी को भी नहीं। ठीक है, यूनिट 3 का दिया था। ओके, देर आर 7 क्वेश्चंस। आज है मंडे, है ना? सो ट्यूसडे के दिन 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब कल, आज का ये होमवर्क है, सॉल्व 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 ही करो, 2 ही करो सिर्फ। कल दिखा देना। बट 2 क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्टली मत करने लेना। पहले यूनिट 4 thoroughly रीड करो एंड देन टेक क्वेश्चन, देन सॉल्व। ट्राई टू सॉल्व, नहीं समझा तो मैं करवाती हूँ। बट मुझे तुम्हारे बुक में आंसर चाहिए कि ये मैंने ट्राई किया था। ठीक है? फिर वेनसडे के दिन, मतलब ये ट्यूसडे दिखाने का होमवर्क है। वेनसडे दिखाना है मतलब आपको करना ट्यूसडे पड़ेगा। वेनसडे के दिन ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, मतलब परसों। एंड थर्सडे के दिन ये 2 कर लेना। ओके, दो 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 क्वेश्चंस करना है आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 भी थर्सडे के दिन कर लेना, क्योंकि फिर आपका लेक्चर थर्सडे दिखाना है। सो आपको आज 2 कल क्वेश्चंस करने हैं, कल 2 क्वेश्चंस करने हैं और परसों 3 क्वेश्चंस करने हैं। अगर कोई आज 3 क्वेश्चंस करना चाहता है, जिसको एक्स्ट्रा टाइम है, वो कर सकता है। या किसी आज अगर कोई ऐसा भी चाहता है कि मैं देख लेता हूँ, पूरे क्वेश्चंस रीड कर लेता हूँ, कल का तो होमवर्क करना इज कंपलसरी। बट बाकी के दिनों में से अगर कुछ इजी लग गया क्वेश्चन, अच्छा लग गया, सॉल्व करना लगा आज के आज, तो आप कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि यूनिट 4 तो पूरा की पूरा आपको आज ही रीड करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आ जाएगा, ग्रुप पे डाल देगा ये। और ये पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, और जिसको नहीं जमेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैं सॉल्व करवा के दूंगी। ठीक है? इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे जो सिमिलर टाइप के हैं, शायद उसमें से एक आधा आपको ना जमे, एक आधा मैं करवा के दे दूंगी, सो दैट अनदर क्वेश्चन में रेफरेंस रहेगा। ऐसे कर लेंगे अपन। सो टुडे, मंडे, फ्रेश डे, न्यू डे, वी विल स्टार्ट टुडे न्यू टॉपिक। क्या एक्सप्लेन करना है? ओ अच्छा, यस, सॉरी। यूनिट 4 थोड़ा सा बचा हुआ है, अपन कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट 4 रिवाइज भी कर लेंगे, फिर अपन चैप्टर 4 पे जाएंगे। यूनिट 4 का राइटिंग कंप्लीट है आपका, सो दैट मैं सिर्फ आपको पढ़ा देती हूँ। नहीं समझा, और यूनिट 4 का फिर आज डाउट सेशन भी रख लेंगे, सारे डाउट्स वगैरह देख लेंगे, पूरा रिवाइज ही कर लेते हैं। चलो, टेंशन ही नहीं। कहाँ तक देखा था हमने? रेमेडीज से ऑक्शन सेल देख लिया था? नहीं, ऑक्शन सेल हमने कहाँ देखा था? रेमेडीज अगेंस्ट बायर। ओके, जैसे सेलर, रेमेडीज अगेंस्ट सेलर, जैसे बायर को, मतलब सेलर को राइट होते हैं अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स, गुड्स को लीन करो, गुड्स को स्टॉप एज इन ट्रांजिट करो, गुड्स को रीसेल करो, ये अगेंस्ट गुड्स हो गए। अगेंस्ट बायर मतलब बायर को सूट फॉर इंटरेस्ट करो, सूट फॉर प्राइस करो, सूट फॉर डैमेजेस करो, सू फॉर नॉन परफॉर्मेंस करो, ये हो गए अगेंस्ट बायर। तो आपको नहीं लगता कभी कभी सेलर के साथ साथ बायर को भी कुछ रेमेडीज अवेलेबल होनी चाहिए? एवरी टाइम ऐसा जरूरी नहीं है कि गलती
बायर की ही हो, कभी कभी सेलर का भी गलती हो सकता है, जैसे सेलर डिले कर सकता है पेमेंट में, डिले कर सकता है गुड्स का डिलीवरी देने में, तो यहाँ पे बायर का लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है। सो बायर क्या कर सकता है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द बायर। एक है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर टाइम से टाइम से डिलीवरी ना दे पाया सेलर, तो क्या बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कर सकता है। या बायर के पास एक और ऑप्शन होता है, जाओ मेरे को चाहिए ही नहीं, या मेरे को आपसे खरीदना ही नहीं है सामान, क्यों, क्योंकि टाइम से डिलीवरी नहीं किया है। दूसरा, सुपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेलर ने क्या किया, कुछ गुड्स सेल करना चाहा, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया बायर के साथ कि आई विल सेल यू दिस गुड्स और आई विल ट्रांसपोर्ट दिस गुड्स, ये टाइम में मैं गुड्स को घर पे भिजवा दूंगा। अभी बायर उसके भरोसे बैठा है, क्योंकि बायर को आगे वो गुड्स किसी और कस्टमर को देना है, और अचानक से सेलर का फोन आता है, सेलर बोलता है सर सॉरी, मैंने क्या किया, वो जो गुड्स मैं आपको डिलीवर करने वाला था वो किसी को ज्यादा रेट में बेच दिया, तो अभी मेरे पास गुड्स ही नहीं है इसका डिलीवरी मैं कर पाऊँ, आपका जो भी डैमेजेस बनता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे बायर एकदम गुस्सा हो गया, बायर बोला ना मेरे को डैमेजेस चाहिए, ना मेरे को कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट करना है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वही गुड्स चाहिए मेरे वापस। तो इसको क्या हो गया, सीविंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे वही परफॉर्मेंस चाहिए। क्या सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सेलर, सॉरी, बायर कोर्ट में अपील कर सकता है, सेलर के अगेंस्ट डेफिनेटली कर सकता है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी, गारंटी और वारंटी हमने देखा था, वारंटी और कंडीशन देखा था, तो ये जो वारंटी है, वारंटी ब्रीच होने के बाद क्या सेलर का कोई लाइबिलिटी होता है, रिपेयर करवा के देना चाहिए गुड्स को, डैमेजेस क्लेम करके, डैमेजेस कंपेंसेट करके देने चाहिए, गुड्स का एक्सचेंज देना चाहिए, वारंटी के अंदर जो बैठता है वो सारी चीजें करके किसने देना चाहिए, सेलर ने देना चाहिए बायर को। बट अगर सेलर रेडी नहीं है, वारंटी के अंदर गुड्स होने के बाद भी अगर वो गुड्स रिपेयर करवा के देने के लिए अगर सेलर रेडी नहीं है, तो क्या बायर के पास ऑप्शन आ गया टू स्यू सेलर, डेफिनेटली बायर विल हैव ऑप्शन टू स्यू सेलर फॉर द सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी बोला जाएगा। अगर सेलर ने एंटिसिपेटरी ब्रीच किया, मतलब जिस दिन गुड्स डिलीवर करने वाला है उसके प्रायर इन्फॉर्म दे दिया, पहले इंफॉर्मेशन दे दिया, एंटिसिपेटरी ब्रीच किया, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच बायर के साइड से भी हो सकता है, सेलर के साइड से भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे इमेजिन करो सेलर ने ब्रीच किया, एंटिसिपेटरी ब्रीच किया, तो बायर के पास दो ऑप्शंस है, क्या ऑन टाइम कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली रिप्यूडिएट करके डैमेजेस क्लेम करे, या फिर वेट टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन तक वेट करे। दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन कौन एक्सरसाइज कर सकता है, बायर विल एक्सरसाइज वन ऑफ द ऑप्शन। बायर में स्यू फॉर द इंटरेस्ट, मतलब क्या है कि गुड्स का डिलीवरी आने वाला है 15 दिन में, बायर ने क्या किया, सेलर को पहले ही एडवांस पैसा देके रख दिया, बायर ने सोचा मैं अगर एडवांस पैसा देके रख दूंगा तो शायद मेरा गुड्स का डिलीवरी जल्दी आएगा, 15 दिन का ड्यूरेशन था, 1 लाख रुपए के गुड्स थे, बायर ने कब के 1 लाख रुपए दे रखे, 15 दिन भी बीत गए, 15 दिन भी बीत गए डिलीवरी के, जो गुड्स का डिलीवरी होना है ड्यू डेट भी खत्म हो गया, उसके ऊपर 15 दिन चले गए, तब भी क्या किया, तब भी सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर नहीं किए, गुड्स सेंड नहीं किए। यहाँ पे क्या बायर का नुकसान हुआ आपको लगता है, यस, क्योंकि बायर ने 1 लाख रुपया एडवांस दे रखा था सेलर को, देर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या अगर सेलर को वो 1 लाख रुपया ना देता तो वो कहीं और 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता था, इसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। मतलब क्या, जो हमने अपॉर्चुनिटी लूज किया है उसको बेनिफिट मिलता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कंडीशन वेयर वी लूज सम अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग मनी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, कुछ भी हो। तो क्या वो एक्स्ट्रा 15 दिन तो ड्यू डेट था, बट क्या एक्स्ट्रा 15 दिन का उसको ब्याज मिल सकता था, मिल सकता था, क्या वो पैसे सेलर के पास अटके पड़े हैं, यस, तो क्या वो सेलर से एक्स्ट्रा 15 दिन का ब्याज क्लेम कर सकता है क्या, डेफिनेटली कर सकता है। यस्टरडे मेरे साथ ऐसा एक चीज हुआ कि मतलब आई वेंट समवेयर टू शॉप समथिंग, ठीक है, आई वेंट फॉर शॉपिंग, और द डे बिफोर मतलब सैटरडे आई वेंट, और मैंने क्या किया, आई हैव शॉर्टलिस्टेड सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड आई केप्ट,
जो उनका कस्टमर डेस्क काउंटर होता है ना, वहां पे अपन रख सकते हैं, बिकॉज क्लोजर टाइम हो गया था, बिलिंग काउंटर खत्म हो रहा था. सो आई थॉट कि संडे आई विल गो एंड आई विल पिक एवरीथिंग अलॉन्ग विथ अदर शॉप. तो मैं गई संडे को, और उन्होंने वो जो मेरा रखा था ना, ये मैंने जो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करके रखे थे, नाम वाम सब डाल के रखा था, बट उनसे खो गया वो. मतलब उन्होंने वो मिस कर दिया. मैंने बोला कल 3 घंटे मैंने इधर उधर घूम के इतनी सारी शॉपिंग की है, अभी आज मेरा फिर से 3 घंटा जाएगा. देर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, देखो आप क्या कर सकते हो. फिर उनके मैनेजर को बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया. सो ही सेड वी आर वेरी सॉरी, बट हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि जो बिलिंग में लंबी लाइन रहती है, तो वो लंबी लाइन को कट करके हम डायरेक्टली कस्टमर डेस्क के यहाँ पे आपका बिलिंग करवा देंगे. मतलब एक वो फॉर्म ऑफ डैमेज ही हो गया. फॉर्म ऑफ डैमेज ही हो गया कि बिलिंग में आपको 1-1.5 घंटा नहीं लगेगा, हम डायरेक्टली आपका बिल इधर करवा देंगे. सो ऐसी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सी चीजें होती है, आपके साथ भी होता होगा. किसी ने कुछ तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, तो फिर उसको आप देखते हो, मेक श्योर करते हो कि वो कैसे कंपेंसेट करवा के लो, है ना. अभी एक है ऑक्शन सेल, जो कि आपने मूवीज में देखा रहेगा, जो बोली लगती है, या फिर जो प्लेयर्स के वगैरह ऑक्शंस होते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, प्लेयर्स के ऑक्शंस होते हैं, ये तो आपने देखा ही रहेगा. सो ऑक्शन सेल का मतलब होता है कि एक कस्टमर लोगों को बुलाते हैं, इनविटेशन टू ऑफर देते हैं, कस्टमर लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, और जो ऑक्शनर है, ऑक्शन कंडक्ट करने वाला, उसके हाथ में एक, वहां पे एक पोडियम होता है, वहां पे एक हैमर होता है. तो ऑन फॉल ऑफ थर्ड हैमर, अभी आजकल हैमर नहीं, वो यही करते बीट, बट ऐसा माना जाता है कि ऑन फॉल ऑफ थर्ड हैमर 1 2 3, तो थर्ड हैमर पे डील क्या किया जाता है, डन किया जाता है. ऑक्शन में जो गुड्स सेल किए जाते हैं, वो गुड्स का एक बेस प्राइस डिसाइड किया जाता है. जैसे कि पेंटिंग का ऑप्शन, वो वेलकम मूवी में था, वेलकम ही थी ना. हाँ. तो पेंटिंग का ऑप्शन, ऑप्शन था. पेंटिंग में क्या डायरेक्टली कोई भी पेंटिंग है, आप 10 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं. उन्होंने ऑलरेडी प्राइजेस गिवन दिए होते हैं. वो जो गिवन प्राइस होता है ऑफ एनी पेंटिंग, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेस प्राइस. बेस प्राइस या रिजर्व प्राइस. अगर 10,000 रुपया एक पेंटिंग का प्राइस रिजर्व है, तो क्या आप पेंटिंग हो, कोई स्टैचू हो, कोई मूर्ति हो, कुछ भी हो, तो क्या आप बोली उसके ऊपर लगा सकते हो, 10,100, 10,200, ऐसी बोली लगेगी. जो मैक्सिमम प्राइस पे बिड करेगा ऑन फॉल ऑफ थर्ड हैमर, वो गुड्स क्या हो जाएगा, वो कस्टमर का हो जाएगा. ऑक्शन सेल इज मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे गुड्स, या फिर टाइटल ले लो, टाइटल हमें ट्रांसफर करना है. ऑक्शन सेल इज मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली एंड प्रॉपर्टी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर. पब्लिक को हम बुलाते हैं, सबको बिठाते हैं, जो भी मैक्सिमम उसका बिड करेगा, मैक्सिमम बोली लगाएगा, वो गुड्स किसका हो जाएगा, उस पर्सन का हो जाएगा. और एक कंसेप्ट है कि राइट टू बीड में भी रिजर्व. राइट टू बीड का मतलब होता है, अगर कोई सेलर, ठीक है, सेलर गुड सेल कर रहा है, वो जो ऑक्शन हो रहा है वो सेलर के गुड्स है, तो क्या वो राइट टू बीड रिजर्व कर सकता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ऐसा लिखा हुआ है, इफ इट इज एक्सप्रेसली रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो सेलर कैन रिजर्व राइट टू बीड. सेलर मतलब ऑक्शनर, सेलर कैन रिजर्व राइट टू बिड. अगर सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व किया, तो कुछ लिमिट तक, ना कि पूरा की पूरा, अप टू सर्टेन लिमिट, उसको क्या करने का, बिड इंक्रीज करने का राइट होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट का प्राइस उतना जेन्युइन बढ़ता रहेगा, इसके लिए. बट एक लिमिट के बाद वो कर सकता है क्या? नहीं. जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर सकता है, वो बोली लगा सकता है. अभी लेट से यहाँ पे पेंटिंग का बिडिंग हो रहा है, मैंने मेरे चार, मैं ऑक्शनर हूँ, मैं बिड कर रही हूँ, एज वेल एज मैं सेलर भी हूँ. मैं मेरे यहाँ पे 4-5 पेंटिंग सेल कर रही हूँ, और आप सबको बुलाया है, तो मैंने राइट टू बी रिजर्व किया है, राइट टू बी रिजर्व किया है, क्योंकि दैट इज गिवन, दैट इज रिटन इन माय कॉन्ट्रैक्ट, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था. दूसरी बात, सपोज मैंने हर्ष को, रंजना को, ऐसे 2-3 लोगों को क्या किया, बिठा दिया. तुम सारे कस्टमर्स हो, कस्टमर के बीच में बिठा दिया, बोला तुम क्या करो, एक लिमिट तक आपको लिमिट दी गई है कि आपको ये लिमिट तक बोली को क्या करना है, बढ़ाना है. अगर एक पेंटिंग का प्राइस मैं 10,000 बोल रही हूँ, तो मेरा एक बिडर बोल रहा है कि 10,500, फिर किसी कस्टमर ने बोला 11,000, फिर रंजना ने बोला 11,600,
तो ऐसे करके मेरी बीड क्या इंक्रीज हो रही है. वाई द रीजन इज आई हैव रिजर्व द राइट ऑफ बिडिंग इसके लिए. बट अगर किसी ऑक्शनर ने राइट ऑफ बिडिंग रिजर्व नहीं किया तो क्या उसके लोगों को या उसके एजेंट को कस्टमर्स में बिठाना बाकी लोगों के साथ इंजस्टिस हो जाएगा. दैट विल बी इंजस्टिस फॉर अदर. और वो अदर के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा. जहां आप राइट टू बिड रिजर्व करते हो ये लीगली वैलिड माना जाएगा क्योंकि इस पे बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं. इसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर अलग होता है ना. ये इस पे बहुत सारे चीजें रहती है, उसको लीगली वैलिड माना जाएगा. बट अगर वो प्रिटेंडेड बिडिंग है, प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब क्या, झूठा झूठा कोई प्राइस इंक्रीज कर रहा है, उसका गुड्स बाय करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसे ही आया है टाइम पास करने, प्राइस इंक्रीज कर रहा है बस. तो मैंने ऐसे 4-5 लोगों को बिठा दिया यहाँ पे, किसी को कुछ पता नहीं है, कस्टमर्स को ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ नहीं, सब फेक चल रहा है चीजें. तो वो लोग प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, बेचारे बढ़ाते जा रहे हैं. तो क्या जेन्युइन पर्सन जो प्राइस को, जो पेंटिंग को बाय करेगा, अब सपोज ऋतुजा ने पेंटिंग को बाय, उसको वो पेंटिंग इतनी पसंद आ गई कि वो उसके लिए 20,000 रुपया देने के तैयार है. बट एक बोली 11,000 तक लगी, वहां पे जेन्युइन बिडिंग था. लेकिन मैंने जो मेरे प्रिटेंडेड बिडर्स में कार्तिक को अपॉइंट करके रखा था, तो कार्तिक ने डायरेक्टली उसका 14,000 बोल दिया, 14,000 बोले. अभी ऋतुजा को कोई भी हालत में वो क्या करना था, पेंटिंग बाय करना था. ऋतुजा सेड 15,000. अगेन फिर मेरे प्रिटेंडेड बिडर्स में से लेट से भूषण मेरा प्रिटेंडेड बिडर है, उसने 17,500 बोल दिया, 17,500. तो इसको लेना था, ये एक जेन्युइन बायर है, तो इसने फिर 20,000 बोल दिया और 20,000 पे फाइनल डील डन हुआ. क्या ये 20,000 की पेंटिंग 11,000 में ले सकती थी, 11,000 तक वो ले सकती थी क्योंकि जेन्युइन वहां तक बिड इंक्रीज हुआ था. बट क्या प्रिटेंडेड बिडर्स की वजह से इसका 9,000 का नुकसान हो गया, डेफिनेटली नुकसान हो गया. तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कस्टमर, अ जेन्युइन कस्टमर. तो अभी ऑप्शन क्या है इसके पास अवेलेबल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, आइदर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, आइदर टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट. बाद में जब उसको पता चला तो बोल सकती है सॉरी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं करना है, मेरे मेरे 20,000 रुपए वापस दो, आपकी आपकी पेंटिंग ले लो. या फिर क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, डेफिनेटली शी कैन क्लेम द डैमेजेस. उसे बोला जाता है प्रिटेंडेड बिडिंग. अगर गुड्स लॉट्स में सेल होते हैं, लॉट्स में मतलब 10 पेंटिंग है, क्या ईच पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अलग रहेगा? यस. ईच पेंटिंग का बायर अलग रहेगा. तूने एक पेंटिंग खरीदी, तू एक खरीदेगी, तू एक खरीदेगी, है ना. सो अलग अगर डिफरेंट लॉट्स में कॉन्ट्रैक्ट है तो ईच लॉट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या माना जाएगा, डिफरेंट माना जाएगा, अलग माना जाएगा. क्यों हंस रहा है भूषण, क्या चल रहा है तुम दोनों का, दिखा वो नोटबुक लेके आओ इधर, और नोटबुक लेके आ और इधर डायरेक्टली जाके बैठ जाना, उधर बैठना भी मत, शिफ्ट हो जा. कोई एक शिफ्ट हो, नहीं तो पता चले दोनों की दोनों चले गए फिर से. जो इनिशियली प्राइस हमने बोला है उसे क्या बोला जाएगा, आइदर बेस प्राइस बोला जाएगा या रिजर्व प्राइस बोला जाएगा. प्रिटेंडेड बिडिंग वैलिड है क्या इन आइज ऑफ लॉ? प्रिटेंडेड बिडिंग इज नॉट वैलिड. जिसके साथ हुआ है गलत उसके एंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा. और कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल बन गया तो आपको पता है पार्टी कैन आइदर रिप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस और मेक कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड वन. कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होगा, ऑन फॉल ऑफ थर्ड हैमर, 1 2 3, थर्ड हैमर का फॉलो होने के बाद डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड. देन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है, जनरली अगर आप आजकल जीएसटी आ गया है तो आप कुछ भी खरीदी करने जाओ या कुछ भी आप बाय करो तो क्या उसमें ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड होते हैं. यस. आज सपोज 7th है ना डेट, आज सपोज सपोज 8th है, ओके. हाँ 8th ऑफ जुलाई है. सो 8th ऑफ जुलाई में आपने क्या किया, एक सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय अ फोन.
ओके, और फोन में वो जो प्राइस है वो क्या है, इंक्लूडेड है, प्राइस इज इंक्लूडेड। अभी आज फोन मिला 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का आज फोन मिला आपको, आपने डील डन करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फाइनल कर दिया, ओके। एंड आपने बोला सर मैं एक 10 तारीख तक, परसों तक आके गुड्स का डिलीवरी ले जाऊंगी, तो ओके नो प्रॉब्लम, सेलर ने बोला। बट इन बिटवीन ये 2 दिन के बीच में क्या हो गया, वो जो टैक्सेस थे, कॉस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट जो टैक्सेस थे जो आपके 20,000 के फोन के ऊपर लगाए थे, इमेजिन करो फोन 18,000 का होगा और टैक्सेस 1,000 रुपए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ऐसे रेट नहीं है, इमेजिनेशन राउंड ऑफ पर्पज के लिए बोल रही हूँ, रेट अलग है। तो 1,000 रुपए आपके टैक्सेस लग गए। यहाँ पे टैक्स रेट इंक्रीज होने की वजह से अभी टैक्स हो गया 1,050, 1,050, मतलब सीजीएसटी में 50 बढ़ा और एसजीएसटी में 50 बढ़ा। समझ रहा है क्या सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है? हाँ, आपने देखा रहेगा रिसिप्ट पे, बिल पे, तो दोनों में 50-50 रुपया बढ़ा। अमाउंट कितनी बढ़ गई वैसे? 100 रुपए अमाउंट बढ़ गई। बट अभी मुझे बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है? यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है। उसके बाद क्या सेलर प्राइस इंक्रीज कर सकता है? नहीं। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया और भले ही बायर ने डिलीवरी नहीं लिया गुड्स का, ठीक है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर सेल, और कब वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हो, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर टैक्सेस का रेट बढ़ गया, तो क्या टैक्सेस का रेट बढ़ गया तो किसको बेयर करने पड़ेगा? तो वो सेलर को बेयर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इंक्लूसिव है। बट अगर वो एक्सक्लूसिव होगा तो, कुछ गुड्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव है, मतलब टैक्सेस ऊपर से पे किए जाते हैं, टैक्सेस ऊपर से लगते हैं, तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन टैक्सेस हो, दैट शुड बी बॉर्न बाय द बायर ऑफ कोर्स, क्योंकि खरीदी करने के बाद वो क्या होता है, टैक्सेस लगते हैं उस पे, तो जो डेट पे वो डिलीवरी लेगा वो डेट पे उसको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कॉस्ट पहले पे कर दिया, टैक्स बाद में पे करना पड़ेगा, जैसे आपके कस्टम्स होते हैं, एक्साइज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स होते हैं, उस पे ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। बोलो हुसैन मैम, ठीक है, क्लियर है? बोलो, हाँ बोलो। हम्म। हम्म। टैक्स रिवाइज करना है, टैक्स, हाँ। यू वर्क इन ऑफिस क्या? हाँ, प्रैक्टिकल सिनेरियो है। जनरली हम लोग, मतलब जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री या ये करते हैं, तो ऐसा इनकेस हुआ, ऐसा इनकेस हुआ तो हम टैक्सेस को रिवाइज करते हैं। टैक्स को रिवाइज करने का मतलब है कि बाबा रेट्रोस्पेक्टिवली जो पहले था वो एप्लीकेबल, वो बायर को क्या कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है, हो सकता है। बट जनरली एक मैंने जो सिनारियो दिया मोबाइल फोन का, मैंने जो सिनारियो दिया मोबाइल फोन का, एज ए बायर आप डील डन कर दिया है आपने, जैसे सोने का रेट, बेस्ट एग्जाम्पल गोल्ड। अभी अगर आपने आज के दिन में, आज के दिन में गोल्ड का भाव होगा 70, 71-70 के आसपास, है ना, 70,000 के आसपास, तो मैंने आज के रेट पे गोल्ड खरीदी कर लिया, मैं ड्यू टू सम रीजन डिलीवरी नहीं ला पाई गुड्स की, उस पे जो भी टैक्सेस ये वो लगता है, ठीक है, 70,000 मैं पकड़ रही हूँ, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग है। सो 70,000 में मैंने आज डील डन किया, मैं बायर हुआ, सेलर मेरा अलग है, गोल्ड स्मिथ कोई कोई भी होगा, तो 4 दिन बाद अगर मैं डिलीवरी लेकर आऊ, 4 दिन बाद गोल्ड के रेट 70 से एकदम एकदम 65 हो गए, तो क्या मेरे को वो 65,000 का बेनिफिट मिलेगा क्या, 5,000 का? आई विल हैव टू पे 70,000 बिकॉज आई हैड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस दिन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आज हुआ है, मेरे को आज का रेट एप्लीकेबल रहेगा। सो इन दैट वे, इन दैट वे वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव है। बट जनरली अगर अपन कोई इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो, उसके लिए अगर अपन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, आप टैली में, इसमें सैप में अगर आप अकाउंटिंग करते हो और अगर रेट बढ़ता है, तो वो छोटा मोटा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसका लाखों में करोड़ों में फर्क पड़ता है। तो व्हाट अकाउंटेंट डू इज रेट्रोस्पेक्टिवली उसको क्या कर देता है, टैक्स को, मैं अभी ज्यादा बोलूंगी नहीं, आपका दिमाग ये हो जाएगा, टैक्स को रिवाइज करता है। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम प्रीवियस डेट, तो जो जिस दिन गुड्स खरीदे हैं बायर ने, वो दिन से लेकर तो अभी तक जो भी रेट में चेंजेस है
वो उस पे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे, बायर विल हैव टू पे फॉर दैट। ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बोला मैंने। बेसिकली ओके, सेलर विल मेक श्योर कि उसको लॉस ना हो, बट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट, जैसे गोल्ड का एग्जाम्पल, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बायर कितना भी रिक्वेस्ट करे, बायर कितना भी रिक्वेस्ट करे कि सर प्लीज आज का तो रेट 65,000 है, मैंने बोला 65,000 में दे दो गोल्ड, क्या देगा क्या सेलर? टेक्निकली नॉट। और उल्टा सिनारियो बताती हूँ, 70,000 में मैंने आज बुक किया, 70,000 में आज बुक किया और उसके 75,000 प्राइस हो गए जब मैं गुड्स का डिलीवरी लेने जा रही हूँ, तो क्या मेरे को सेलर बोल सकता है क्या, मैम आज का तो 75,000 प्राइस है, आज आपको देना पड़ेगा? नॉट पॉसिबल। व्हेन आई बुक्ड, जब आज रेट था 70,000 तब मैंने बुक किया, तो दोनों सिनारियो से आप सोचोगे तो तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा, है ना? गोल्ड, गोल्ड इज नॉट एक्सेप्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल कि बाबा क्यों मैंने दिया गोल्ड का एग्जाम्पल, गोल्ड के भाव में या गोल्ड के रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं इसके लिए। बट मैं कोई दूसरे भी गुड्स के बारे में बात करूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल फोन हो, आप बुक करके वो रेट पे गए, बाद में मार्केट में कुछ भी उथल पुथल हो गई, फ्लक्चुएशंस आ गए मार्केट में, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, उसके रेट में चेंज हुआ, क्या आप ज्यादा रेट दोगे क्या एज अ बायर? टेल मी, ऑफ कोर्स नॉट। दैट इज हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिस दिन हुआ है उस दिन का रेट एप्लीकेबल रहेगा, इधर टू बायर और टू सेलर। अगर वो इंक्लूसिव है तो सेलर को बेयर करना पड़ेगा, अगर वो एक्सक्लूसिव है तो ऑफकोर्स बायर को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस बाद में पे करना पड़ता है। इंक्लूसिव का बेस्ट एग्जाम्पल जीएसटी है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कुछ नहीं आया तो मतलब मुझे ध्यान में आएगा कि ये डाउट है। रीड करो क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट आंसर बोलो मुझे। अनपेड सेलर हैज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, है ना? है राइट। क्या करे? ओनली वेयर बायर इज, ऑल ऑफ दिस। पक्का? किसको लगता है आंसर इज ए? किसको लगता है आंसर इज ए? ऑल ऑफ दिस क्यों? प्रोविजन पढ़ो, प्रोविजन में इट इज क्लियरली गिवन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब दिया जाता है? व्हेन द बिलर से बायर बिकम इंसॉल्वेंट, देन स्टॉपेज इन ट्रांजिट विल बी एक्सरसाइज्ड। दूसरी बात, एज पर द, हाँ एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 ऐसा लिखा है, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 में रिफ्यूज टू पे द प्राइस एंड एक्ट फ्रॉडुलेंटली है क्या? नहीं। सो हमारा, सी ऑल ऑफ दिस जो बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपका आंसर रॉन्ग है, बट एग्जैक्टली अगर प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम जाए तो लीन में और स्टॉपेज में क्या फर्क है? लीन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन सेलर इज, बायर इज अनपेड, बट अनपेड होगा तो एक्सरसाइज करेंगे लीन, इंसॉल्वेंट होगा तो करेंगे, बात ही नहीं आती। बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड व्हेन बायर बिकम इंसॉल्वेंट, ये स्पेसिफिकली आपके डिफरेंस के पॉइंट में दिया है, सो वी विल गो विद दैट। अनपेड सेलर हैव राइट अगेंस्ट बायर की गुड्स, बोथ ना? ठीक है। थर्ड नंबर, अंडर विच सर्कमस्टांसेस अनपेड सेलर, अच्छा राइट ऑफ लीन कब टर्मिनेट होता है वो पूछा है, इस्टॉपल से होता है? होता है, ओके। वेव किया तो होएगा, लॉफुली पोजेशन ऑब्टेन कर लिया बायर ने, आप सारे केसेस में होएगा, यस। नंबर 4 रीड करो, नंबर 4 सब रीड करके आंसर मन में पकड़ो, मुझे इसका आंसर कार्तिक बोलेगा, नंबर 4 का आंसर मन में पकड़ो, बोलो मत जोर से। हाँ कार्तिक बोल, क्या आंसर है इसका? नंबर 4 का आंसर किधर है कार्तिक? सर किधर? रीड किया, समझ में आया? आंसर क्या हो सकता है बोलो? अनपेड सेलर पार्टेड विद द गुड्स, पार्टेड विद द पोजीशन, कैरियर को दे दिए है, एंड बायर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या करे? क्या राइट एक्सरसाइज करेगा? क्या राइट एक्सरसाइज करेगा? कौन मुझे आंसर देना चाहेगा अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन? एवरीवन? ठीक है, सोमेश आंसर दो इसका। सोमेश, कार्तिक, सोमेश आंसर दो इसका।
प्रसाद। क्या आंसर है नंबर 4? आंसर नहीं चाहिए मुझे, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ, आंसर बी, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या होता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट? कब एक्सरसाइज किया जाता है? व्हेन राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एक्सरसाइज्ड। पता नहीं, कैसे क्या? तू तो रोज है, रोज था लेक्चर में। सैटरडे भी दिखा था तू, फ्राइडे सैटरडे भी था। क्या नाम है? सोहम, तू बोल पाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? नहीं बोल पाएगा? क्यों नहीं बोल पाएगा? हम्म? ये डिफिकल्ट है क्या आंसर, मुझे बताओ। ऐसा कोई एकदम कहीं से तो उठा के नहीं लाया है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम चारों को, मतलब क्या नहीं समझा मुझे बोलो, वो वे में मैं समझाती हूँ। क्या नहीं समझा? कि कुछ भी नहीं समझा? अच्छा, तुम चारों में से लीन क्या होता है कौन बोल पाएगा? व्हाट इज राइट ऑफ लीन? हाँ बोल सोमेश। कब्जा करना। ओके। और राइट ऑफ स्टॉपेज मतलब क्या? राइट ऑफ स्टॉपेज मतलब क्या? रंजना बोल पाएगी? क्वेश्चन 4 का आंसर बोल पाएगी? आंसर बी आहे का? गुड्सला वापस घेऊ शकतो। व्हेरी नाइस आंसर, व्हेरी नाइस एक्सप्लेन। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए क्या सेलर का अनपेड होना जरूरी है? क्या बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है? क्या गुड्स से सेलर दूर होना जरूरी है? सो ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, इसके लिए सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। Essence of right of lien to deliver the goods, retain the possession, regain the possession। retain किसको लगता है बी इज द आंसर? अच्छा, किसको लगता है सी इज द आंसर? किसको लगता है रिटेन किया, किसको लगता है रीगेन किया? ये बी था, ये सी था, दोनों में से एक आंसर है। किसका बी था बोले? ओके। और सी? किसी का नहीं। सबको लगता है पोजीशन रिटेन किया। लीन में रिटेन करना मतलब खुद की ही चीज खुद के पास रखना। रीगेन मतलब खोई हुई चीज को वापस ले आना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वेरी नाइस। टू रिटेन द पोजीशन। नंबर 6 देखो। बाहर इंस्टॉलमेंट नहीं है। ए बी बोथ। ए इंस्टॉलमेंट नहीं तो लीन करो। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग बायर्स राइट अगेंस्ट द सेलर। जो बायर के राइट देखे अभी अपन ने, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर कौन से हैं? नॉन डिलीवरी, स्पेसिफिक, डैमेजेस, एवरीथिंग। ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन fall of hammer। seller has right to see resell where goods are perishable। seller gives notice। seller has reserved such right in all the cases। but tell me, perishable goods के केस में नोटिस देना जरूरी है? नहीं, पेरिशेबल केस के केस, पेरिशेबल गुड्स के केस में नोटिस देना इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर अदर देन पेरिशेबल हो तो फिर बायर को नोटिस देके सेल करो। नोटिस देना मतलब प्रायर इन्फॉर्म करना, बाकी कुछ नहीं। अग्री पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस ओनली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी।
ट्रू की फॉल्स? ओनली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी. देन व्हाट इज ट्रू? ट्रू ना. वारंटी ब्रीच हुई तो ओनली डैमेजेस, कंडीशन ब्रीच हुई तो डैमेजेस प्लस repudiate the contract. True. Number 11. Right of seller can be exercised by stoppage, insolvent, unpaid, transit, all of this. Number 12. फटाफट देखो. राइट ऑफ रीसेल, पेरिशेबल है तो, नोटिस दिया तो. हाँ, इसका आंसर बोलो मेरे को. नंबर 12 का आंसर बोलो. सेलर कब एक्सरसाइज कर सकता है? व्हेन गुड्स आर पेरिशेबल करेगा. इसको अभी के लिए टिक मार्क कर देती हूँ. नंबर बी देखो. व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर, कर सकता है. अभी के लिए टिक मार्क कर देती हूँ, आप लोग बोल रहे हो इसके लिए. सी देखो. When he give notice to the buyer of his intention to resell, ना नुस्ती नोटिस क्या, and the buyer does not within reasonable time pay the price, क्या ये appropriate लग रहा है? हाँ, तो आंसर वुड बी ए एंड सी. 13 देखो. wrongfully neglect किया है to deliver the goods to the buyer, सेलर ने, तो बायर क्या करेगा? sue for the damages and delivery. कैनॉट sue तो सवाल ही नहीं आता. नंबर 14 देखो. डिप्रीव टू गुड्स बाय देयर ट्रू ओनर, छुपाना, डिप्रीव करना. ट्रू ओनर मतलब चोरी का माल बेच दिया, बताए नहीं इसका असली ओनर मैं नहीं हूं, कोई और है. टाइटल में डिफेक्ट है, कंडीशन एज टू टाइटल में प्रॉब्लम है. सो क्या रिकवर कर सकता है? यस, देयर इज कंडीशन एज टू टाइटल विच इज मिसिंग. नंबर 15 देखो. बायर wrongfully neglect और refuse to accept and pay for the goods. बायर पे नहीं कर रहा है, सेलर गुड्स डिलीवर करने को रेडी है. सेलर sue फायर फॉर डैमेजेस और नॉन एक्सेप्टेंस. आंसर इज ए. 16 ऑक्शन सेल, प्रॉपर्टी सोल्ड, हाईएस्ट के लोएस्ट, हाईएस्ट. लॉस थोड़ी करना है. ऑक्शन में सेलर मेक यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज प्राइस, voidable at the option of aggrieved party. 18 नंबर. अनपेड सेलर राइट कब लूज करता है? लीन का. देखो, ऑल ऑफ दिस. बायर को दिया, कैरियर को दिया, प्राइस टेंडर को दे दिया, बायर को. बिडर एट एन ऑक्शन सेल कैन विड्रॉ हिज बिड. हाँ, ये चीज मेरी बतानी रह गई आपको कि जैसे मैंने बिडिंग किया पेंटिंग का, 10,000 बेस प्राइस था. उन्नति ने बोला कि, उन्नति ने डायरेक्टली 15,000 बोल दिया एकदम फॉर्म में, क्योंकि उसको लगा अभी कोई आएगा नहीं और मेरे को बिडिंग चाहिए, मतलब मेरे को पेंटिंग चाहिए. फिर मैंने बोला 15,001, 15,002, ऐसे मैंने बोला. देन अचानक उसके दिमाग में विद इन सेकेंड थॉट आया कि मैंने डायरेक्टली 15,000 नहीं बढ़ाना चाहिए था, मैंने स्लोली स्लोली 11-12 ऐसे बढ़ाना चाहिए था. तो उसने बोला मैंने सेकेंड हैमर फॉल किया है, 15,001, 15,002, एंड शी सेड स्टॉप, आई वांट टू टेक बैक माय बिड. क्या कर सकता है? बिफोर फॉल ऑफ थर्ड हैमर कोई भी बिड को क्या कर सकता है? टेक बैक कर सकता है. सो बिडिंग कैन विड्रॉ बिफोर फॉल ऑफ हैमर. फॉल ऑफ हैमर मतलब जो थर्ड हैमर रहता है वो. 20. When it is an auction sale, the seller appoint more than one bidder. voidable है, illegal है, void है. more than one bidder अपॉइंट किया मतलब यहाँ पे क्या है कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया और उसने एक से ज्यादा लोगों को, ये तो प्रिटेंडेड बिडिंग ही हो गई ना, प्रिटेंडेड बिडिंग ही हो गई एज गुड एज. कॉन्ट्रैक्ट में अगर है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में है कि आई विल अपॉइंट 2. इफ नथिंग इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अज्यूम्ड है कि सेलर कैन अपॉइंट जस्ट, ही कैन रिजर्व राइट ऑफ बिडिंग बट ही कैन जस्ट अपॉइंट वन बिडर.
उसके एंड से या उसके साइड से, यहाँ पे 2 अपॉइंट करना मतलब क्या माना जाएगा? क्या वे ये वॉइडेबल है एट द एंड ऑफ बायर? ऑफ कोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने की वजह से वॉइड हो सकता है? यस, सो वॉइडेबल विल बी अप्रोप्रिएट आंसर। नंबर 12 देखो, when an auction sale is notified with reserve price, the auctioneer mistakenly knocks out the good for less than the reserve price, then auctioneer is not bound by the auction। क्या है कि पेंटिंग का रिजर्व प्राइस था 10 लाख, बेस प्राइस था 10 लाख, या फिर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि इसके नीचे आपको बोली नहीं लगाना है, बीट नहीं करना है, पर ऑक्शनर ने क्या कर दिया, उससे कम प्राइस में डील डन कर दिया, तो क्या ये ऑक्शन बाइंडिंग होगा? नहीं, वो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। क्या बायर में गुड फेथ में लिया? ओके, मतलब ऑक्शन में रिजर्व प्राइस है और क्या किया ऑक्शनर ने, उसको मिस्टेकनली, ऑक्शनर मतलब कौन होता है? ऑक्शनर इज अ पर्सन, ऑक्शनर इज अ पर्सन अपॉइंटेड फॉर ऑक्शन, ऑक्शन कंडक्ट करने के लिए कोई ऑक्शनर को अपॉइंट किया रहेगा, सेलर में भी डिफरेंट, और उसने क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया, नॉक्स आउट कर दिया वो जो गुड्स है लेस देन द रिजर्व प्राइस। तो यहाँ पे अगर हाँ अपन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बायर को उसका टाइटल मिलेगा, बट वो जो प्राइस है, प्राइस डिफरेंस है बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो वो प्राइस डिफरेंस है सेलर किससे वसूलेगा? ऑक्शनर से वसूलेगा। होमवर्क तो मैंने समझा दिया है आपको, पूरा रीड करो। राइट अगेंस्ट गुड्स है, राइट अगेंस्ट बायर है, और बायर के राइट अगेंस्ट सेलर है। लीन और स्टॉपेज में डिफरेंस है, ये सारे मेन चीजें है। ऑक्शन सेल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है ऑक्शन सेल, क्या होता है रिजर्व प्राइस, क्या होता है प्रिटेंडेड बिडिंग, ऑन फॉल ऑफ थर्ड हैमर डील डन होती है, देन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको दिमाग में रखना है, बेसिक सी चीजें हैं। Indian Partnership Act 1932. So today we will start fresh chapter, that is Indian Partnership Act, जो कि आप अननोन हो, जो कि आप नोन हो क्योंकि अभी तक जो मैंने लॉ पढ़ाया ना, आपको कभी 11th में था ना, आपको कभी 12th में था, है ना, आपके लिए सारी नई चीजें थी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या फिर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, आपके लिए एकदम न्यू चीजें थी, न्यू कंसेप्ट है ना। बट ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, क्या आपको 11th में था थोड़ा सा? आपको इनफैक्ट अगर किसी का कम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वगैरह आपका ऑप्शन में होगा, तो उसमें आपको ये पूरा मालूमात है, कंपनी के बारे में नॉलेज दिया हुआ है, या फिर अकाउंट्स में तो है ही, अकाउंट्स में इतना डिटेल नहीं है, थियोरी पार्ट, प्रैक्टिकल आपको पार्ट है, मतलब आपका एडमिशन होता है, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर, बट क्या थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा थियोरी पार्ट है। अच्छा टेल मी, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाती हूँ, आपको पार्टनरशिप के बारे में क्या पता है? हर एक जन एक चीज बोलेगा, मतलब सबको चांस मिलेगा। पार्टनरशिप के बारे में रेज योर हैंड एंड टेल मी, रैंडमली बोलो मत, ऐसे मेरे को समझता नहीं है। हाँ बोल। कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए, ओके, मिनिमम 2। हाँ बोल अवनी। मैक्सिमम 50 चाहिए, ओके। हाँ बोल उन्नत। माइनर कैन बी पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, ठीक है। और किसको क्या पता है, कोई और अलग क्या सुना है पार्टनरशिप के बारे में? लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड, और इधर क्या पता है पार्टनरशिप के बारे में किसको?
कुछ आइडिया नहीं, कुछ सुना है, कभी कुछ सुना है, कभी अपने देखिए फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म देखिए है पीछे, पार्टनरशिप के बारे में कुछ आइडिया इधर हर्ष मंथन, कोई आइडिया नहीं। फॉर्म और पार्टनर्स एक रहते हैं क्या? ओके, इज वन एंटिटी बोलते हैं। ओके, और क्या पता है? नहीं, एक एक मेरे को बोलो। हाँ बोल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड होता है। और पीछे सोमेश क्या पता है पार्टनरशिप के बारे में? हाँ बोल। एग्रीमेंट टू शेयर, ये जो डीड में है पीएसआर रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, और क्या रहता है डीड में बोल? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ओनली इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इनिशियली तो इट इज कंपलसरी इन, ऐसा है क्या कि कंपलसरी ऑल ओवर इंडिया बट नॉट इन महाराष्ट्र? नहीं ना, कंपलसरी इन महाराष्ट्र बट एक्सेप्शन इन ऑल ओवर इंडिया। हाँ बोल शिवम। हाँ जयेश। एलएलपी, ओके, एलएलपी इज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। एलएलपी क्या रहता है? एलएलपी मतलब क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी is altogether different. It is a kind of business pattern. It is a separate legal entity. हाँ बोल मंथन, क्या याद आ रहा है? हाँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ओके, जो डीड में रहता वही फॉलो करना पड़ता है, बराबर है, वेरी नाइस। और अगर डीड में है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से क्या अलाउड नहीं है और क्या इम्प्लाइड है बोलो? लोन छोड़ो, कैपिटल और ड्राइंग में दोनों अलाउड नहीं है बोल रही वो, ऐसा है क्या? फिर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एज पर एग्रीमेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का। ओके, और क्या होता है पार्टनरशिप में? और क्या होता है? पार्टनर्स मिलके पार्टी करते हैं? नहीं ना, फिर बिजनेस करते हैं। अच्छा, हाँ, और क्या पता है मतलब क्या सुना है? हाँ बोल। सैलरी इज नॉट अलाउड, व्हाट इफ इट इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट? देन अलाउड। सैलरी नॉट अलाउड है, फिर क्या अलाउड है? प्रॉफिट कमाएंगे। और पार्टनरशिप हैविंग मोर एक्सेस ऑफ, मेरे को उसकी इंग्लिश नहीं समझे। पार्टनर्स विल हैव लाइबिलिटी, मतलब अनलिमिटेड बोलू लाइबिलिटी? हाँ, सिया इधर बोल रही है, क्या बोल रही है सिया? रुक। इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% अलाउड है, बराबर बोल रही क्या वो? 6% पर एनम ना? हाँ, और रेगुलेशन ऑफ, हाँ, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस करेक्ट है। अगर एक आधी पार्टनरशिप की है 2 साल के लिए तो वो ड्यूरेशन मेंशन होता है डीड में। और पीएसआर, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। हाँ बोल। ट्रांसफर ऑफ शेयर, तू तो पूरा चैप्टर ही बोल रहा है कि नहीं? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या? अच्छा, टेल मी व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर। हाँ, अब अब पकड़ा गया लड़का। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, टेल मी। पार्टनरशिप में शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते ना, मतलब क्या?
हाँ, हाँ। और तेरा किसको? तेरा शेयर उसको, और तू क्या करेगा? अच्छा, वो ट्रांसफर ऑफ शेयर, अच्छा ये जो पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसका मतलब अलग होता है। बट जो तू बोल रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसे 1:1 होगा, या फिर 2:3 होगा, 2:3:5। ये जो है वो PSR होता है। हाँ बोल। एडमिट नहीं कर सकते हो। सो किसी पार्टनर को एडमिट करना है, बाकियों का परमिशन लगेगा? हाँ लगेगा। बोल हर्ष। माइनर कैन बी ए पार्टनर बट विथ कंसेंट ऑफ ऑल। ओके, और बोल, और बोलो। इतना ही याद आ रहा है कि ओवरऑल, मतलब पूरा चैप्टर ही याद आ गया? यही तो सब कुछ हमें डिस्कस करना है और थोड़ा डिटेल में। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। carried on by all मतलब क्या? जैसे कि ये सुखी और दुखी दो दोस्त है। ये भी सुखी दिख रहा है क्या? हाँ, सुखी और दुखी दो दोस्त है। अब ये दोस्त दो एक झाड़ के नीचे बैठ के ऐसे ही गप्पे मार रहे थे, क्या करे क्या नहीं करे। सुखी ने ऐसे ही बोला, अरे मेरे पास कुछ पैसे हैं, बोले मैंने बचपन से सेव करके रखे हैं, बचपन से शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास है एक 5 लाख रुपए पड़े हैं। तो दुखी ने बोला, अरे क्या बात कर रहा है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरे पास भी सेविंग के 5 लाख रुपए पड़े हैं। तो बोले अपन क्या करें ये 5-5 लाख रुपए का? तो पांच, अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करे तो 5 लाख रुपए तू करेगा, 5 लाख रुपए मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, इसमें कैपिटल कम पड़ेगा, 5 लाख में क्या ही मजा है ना। तो वो दोनों का आपस में ऐसी बात हुई, चल अपन एक काम करते, बोले अपन दोनों मिलके एक बिजनेस करते, दोनों मिलके एक बिजनेस करेंगे। उसका फायदा क्या होगा? जो रिस्क रहेगी, क्या रिस्क दोनों में बटेगी? हाँ, अकेले को पूरी रिस्क उठानी नहीं पड़ेगी, लॉस दोनों में शेयर होगा। प्लस और एक फायदा क्या होगा? बोले जो कैपिटल है, तेरा और मेरा कैपिटल मिला के एक ह्यूज कैपिटल बनेगा। 10 लाख एक बड़ी अमाउंट है, उससे कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो ऐसी उनकी बात हुई। तो उन्होंने रैदर देन चूजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब मैं अकेला बिजनेस करूं तू अकेला बिजनेस कर, उन्होंने क्या चूज किया? दोनों साथ में आकर हम क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। So any business is conducted by, any business is conducted by persons। पर्सन्स मतलब एक तो हो ही नहीं सकता, कम से कम दो चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग चलेगा। तो कम से कम दो लोग मिलके साथ में आके अगर कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस चालू करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? यस, उसके नंबर ऑफ एडवांटेजेस होंगे, उनका रिस्क कम हो जाएगा, कैपिटल में बढ़ जाएगा, प्लस दोनों के अलग अलग स्किल सेट है, तो दोनों का स्किल सेट यूज करके वो एक अच्छा बिजनेस फॉर्म बना सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके लिए पार्टनरशिप का क्या हुआ? पार्टनरशिप इवॉल्व हो गया, पार्टनरशिप का जन्म हुआ वहां से। नाउ इन द पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, इधर सबके सब मिलके काम करेंगे, नहीं तो एक दूसरों के बिहाफ पे काम करेगा। जैसे अभी सुखी और दुखी है, दोनों काम कर रहे बिजनेस में, मस्त है एकदम, उन्होंने 10 लाख का कैपिटल को 15 लाख बना दिया है 1 साल के बीच में, अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, दोनों मिलके बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सडनली क्या हो गया? ड्यू टू सम रीजन दुखी को कहीं जाना पड़ा, दुखी को कहीं जाना पड़ा और वो दूसरे विलेज में शिफ्ट हो गया 15-20 डेज के लिए, 15-20 डेज के लिए पकड़ लो, 1 महीने के लिए। तो विद इन दैट मंथ वो जो बिजनेस सेट किया हुआ उन्होंने, वो किसने चलाया? सुखी ने चलाया, सुखी ने वो बिजनेस रन किया। और अभी क्या है, बिजनेस में दो लोग हैं तो डिसीजन मेकिंग भी दोनों का रहेगा, बट बिकॉज दुखी है नहीं तो दुखी के बिहाफ पे बिजनेस डिसीजन कौन ले रहा है? सुखी ले रहा है। दुखी है नहीं तो दुखी के बिहाफ पे काम कौन कर रहा है? सुखी कर रहा है। तो इसका मतलब है बिजनेस आइदर इज कैरिंग कैरिड ऑन बाय ऑल,
एक तो सब पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, नहीं तो एक पार्टनर एनी ऑफ देम, मतलब एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स बाकियों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट पार्टनरशिप इज, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स. क्या इन्होंने इनके प्रॉफिट एग्री शेयर किए, पीएसआर इनका क्या बनेगा, 50-50 बनेगा. मतलब क्या 1:1 हो गया शेयर. यस, 1:1 शेयर है इनका. तो उन्होंने एग्री किया था, जितना प्रॉफिट होएगा तू आधा रख, मैं आधा रखूंगा. इनका एक एग्रीमेंट है, दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट. बट इसमें क्या ये एक कंडीशन कंपलसरी है कि बिजनेस इज रनिंग बाय पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर वन. अगर एक नहीं है तो दूसरे के बिहाफ पे वो क्या करेगा, बिजनेस रन करेगा. अभी ये जो 30 दिन है, इसमें सुखी ने भरपूर काम किया, दुखी था ही नहीं. और वो मंथ का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए. तो 2 लाख पूरा की पूरा सुखी लेगा क्या, नहीं. इसका भी जो है वो इक्वल शेयर होगा, 1-1 लाख रुपए दोनों में बटेगा. दैट इज नथिंग बट पार्टनरशिप इज, वहां पे पार्टनरशिप में जो पर्सन एंटर होता है या जो पर्सन काम करता है उसे क्या बोला जाएगा, उसे पार्टनर बोला जाएगा. और कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब सबका मिलके उसे क्या बोला जाएगा, फर्म बोला जाएगा. तो इससे नाम हुआ कि पार्टनरशिप फर्म. पार्टनर्स की मिला के एक कलेक्टिव एंटिटी, उसे बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा. फिर आप बोलोगे कि दो दोस्त है, जैसे सुखी और दुखी ने पार्टनरशिप क्रिएट की, पार्टनरशिप डीड बनाया, एग्रीमेंट बनाया, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप. बट इमेजिन करो कि दो दोस्त है, आप और आपका एक दोस्त. आपने क्या किया, हायर परचेस पे एक ट्रक खरीदा, हायर परचेस पे ट्रक खरीदा. क्या ट्रक के ओनर आप दोनों हो, यस यू आर व्हाट, को ओनर. को ओनर मतलब ट्रक के ओनर आप भी हो और आपका दोस्त भी है. ट्रक को सेल करना है तो आपका भी डिसीजन होगा, आपका दोस्त का भी डिसीजन होगा. सो क्या ये पार्टनरशिप हुई क्या, ये क्या हुई, को ओनरशिप. मतलब आप सोचोगे कि एवरी टाइम जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आके काम करते हैं वो हर एक बिजनेस पार्टनरशिप हो गया. बट ऐसा नहीं है. कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप कंडक्ट करवाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. मेन रूल अपना है म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है. म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम वर्किंग फॉर ऑल. इधर सबके सब काम कर रहे हैं या फिर एक काम कर रहा है सबके बिहाफ पे, उसे बोला जाएगा म्यूचुअल एजेंसी. अगर आपका म्यूचुअल एजेंसी है तो ही पार्टनरशिप माना जाएगा. क्या को ओनरशिप मतलब पार्टनरशिप है क्या, नहीं. को ओनरशिप डज नॉट कंसिडर एज पार्टनरशिप. आप दो लोग आपस में कोई चीज खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो और उसका रेंट आपस में बांट रहे हो, या एक प्रॉपर्टी है दो लोगों के नाम पे, दो भाइयों के नाम पे, क्या वो पार्टनरशिप हुई है, दैट इज नॉट पार्टनरशिप, ये को ओनरशिप हुआ जाता है. सो अभी कैसे समझेंगे कि ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप नहीं है. हमें उसको डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो डिस्टिंग्विश तो करना पड़ेगा, राइट. तो इसके लिए कुछ एलिमेंट्स है अपने पास, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है. अगर ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट फुलफिल होते हैं तो वो फर्म को पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा. अगर ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट फुलफिल नहीं होते हैं तो उसे अपन को ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या दूसरा कोई नाम दे सकते हैं. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन. बट क्या ओनली एसोसिएशन मीन्स पार्टनरशिप, इट डज नॉट मीन पार्टनरशिप. दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, ओके. सो इट मस्ट बी रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड बाय ऑल द पार्टनर कंसर्न. जो सारे पार्टनर आपस में आए हैं बिजनेस करने के लिए, क्या म्यूचुअली उनके बीच में कोई बातचीत हुई रहेगी, म्यूचुअली कुछ एग्रीमेंट हुआ रहेगा, तू कितना कैपिटल लेके आ रहा है, तू कितना कैपिटल लेके आ रहा है, तेरा कितना शेयर है. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर एक का शेयर इक्वल होगा. किसी के पास 25 लाख का कैपिटल होगा, किसी के पास 10 लाख का हो सकता है, किसी के पास 50 लाख का हो सकता है. तो जिस हिसाब से वो कैपिटल लेके आएंगे, क्या प्रॉफिट उस हिसाब से बांट के लेंगे, डेफिनेटली. सो कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा. इट इज एन ऑर्गेनाइज टू कैरी सम बिजनेस. क्या लोग पार्टनरशिप पार्टी करने के लिए आते हैं क्या, नहीं. उनको कोई बिजनेस करना होता है, कैपिटल जनरेट करना होता है, एक पूल बनाना होता है पैसों का, इसके लिए आते हैं. सो इट इज कैरिड फॉर सम बिजनेस. द एग्रीमेंट मस्ट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, दैट इज मेन एलिमेंट.
दैट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। उनका एग्रीमेंट किस चीज के लिए होता है? टू शेयर द प्रॉफिट। मुझे बोलो, सुखी और दुखी अगर दो दोस्त होते और एक ऐसी सिचुएशन में दोनों के पास कुछ सेविंग का अमाउंट है, दोनों एकदम भले इंसान है, दोनों क्या सोच रहे हैं कि अपन एक काम करते हैं, अपन आपस में आके थोड़ा चैरिटी वगैरह करते हैं, जैसे ये जो ऑर्फनेज होते हैं या ओल्ड एज होम्स वगैरह होते हैं, उनको कपड़े बांटना, खाना खाने के लिए पैसा देना, ये चीजें करते हैं। तो वो दोनों चैरिटी कर रहे हैं मिलकर। टेल मी, दोनों मिलकर काम ही कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन ही है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है, बट क्या ये पार्टनरशिप है? इट इज नॉट पार्टनरशिप, बिकॉज हमारा ये जो एलिमेंट है, इट इज एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं क्या? दोनों मिलके काम कर रहे हैं, बट देर इज सम काइंड ऑफ चैरिटी, उसको उठा। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइदर सब मिलके काम कर रहे हैं, नहीं तो सबके बिहाफ पे एक जना काम कर रहा है। मतलब सबके बिहाफ पे अगर एक जना काम किया तो सिर्फ उसको पैसा मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, प्रॉफिट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द पीएसआर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसके अकॉर्डिंगली सबको प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। आइदर सब काम करे या फिर एक सबके बिहाफ पे काम करे, है ना। इसको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोला जाएगा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइदर सबके सब काम कर रहे हो या एक जना सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो। ये अगर एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप है, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे पार्टनरशिप है। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, समझा? कम से कम ज्यादा लोग, कम से कम दो लोग, ज्यादा से ज्यादा 50। क्योंकि ये लिमिट कहाँ दिया है अपने को? एक्ट में लिमिट दिया है, इसके लिए अपने को फॉलो करना पड़ेगा। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जिसपे ऑलरेडी लिखा है, पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री हो रहे हैं कि अपन मिलके पार्टनरशिप करेंगे। अब तू उसको उठा, अपन मिलके पार्टनरशिप करेंगे, अपन मिलके इतना कैपिटल लेके आएंगे, अपन मिलके प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऑल द थिंग्स। ये कहाँ पे लिखा होता है? एग्रीमेंट में लिखा होता है। और ये जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का, इसे पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप डीड। ये एक प्रूफ प्रूफ होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। जैसे अगर आप रेंट से रह रहे हो तो क्या आपका एक जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ रेंट एग्रीमेंट रहेगा? हाँ, तो रेंट एग्रीमेंट मतलब क्या? एक प्रूफ है कि आप यहाँ पे रह रहे हो। इन द सेम वे पार्टनर्स के लिए एक पार्टनरशिप डीड होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है, कितना रिस्क है, कितना कैपिटल है, कितना प्रॉफिट है, सैलरी है कि नहीं है, कमीशन है कि नहीं है, एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट। उसे बोला जाएगा एग्रीमेंट, विच इज पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप एक बिजनेस है? हाँ। बिजनेस का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग होता है क्या? सेलिंग, परचेसिंग? नो। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, एनी ऑक्यूपेशन और एनी प्रोफेशन। क्या दो तीन डॉक्टर्स मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं? कर सकते हैं। दो तीन बिजनेसमैन मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं? कर सकते हैं, डेफिनेटली। सो बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल परचेस कर रहे हो आप, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। प्रोफेशन भी बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, या फिर कोई ट्रेड है, ये सारी चीजें किस में आएगी? बिजनेस आएगी। अगर कोई बिजनेस में एंटर कर रहा है तो उसका मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी मोटिव, एक्विजिशन ऑफ गेन्स, बेनिफिट मिलना चाहिए। अभी कोई चैरिटी के लिए बिजनेस करेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। कोई चैरिटी के लिए बिजनेस नहीं करेगा। सो मेन मोटिव क्या है हमारे पार्टनरशिप में आने का? बिजनेस। और जैसे मैंने बोला मोटिव चैरिटी था, क्या वो पार्टनरशिप हुआ क्या? नहीं, उनका हेल्प करना मोटिव है, ना कि एक्विजिशन ऑफ गेन मोटिव है। जहां पे नो इंटेंशन टू कैरी बिजनेस फॉर प्रॉफिट, क्या वहां पे पार्टनरशिप हो सकती है? नहीं। There is no partnership where there is no intention to earn the profit, earn the money. Agreement to share profit, क्या वो जो पार्टनरशिप डीड थी वो एग्रीमेंट था, क्या उसमें प्रॉफिट कितना शेयर करना है वो लिखा रहेगा? यस, लिखा रहेगा, तभी पता चलेगा कौन से पार्टनर को कितना शेयर मिलने वाला है। टेल मी, इफ नथिंग इज गिवन इन द डीड, किसको कितना मिलेगा? इक्वल मिलेगा। अगर डीड में है कि मतलब डीड में सपोज है कि 8:2 मिलेगा, डीड में अगर है 8:2 मिलेगा मतलब 4:1, तो वो केस में क्या
4:1 मिलेगा प्रॉफिट, यस। बट अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है कि किसने पार्टनर, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो क्या होगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। पीएसआर हमेशा बोलते हैं हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा एलएसआर बोलते हैं क्या कभी? लॉस शेयरिंग रेशियो कभी नहीं बोलते। ऐसा जरूरी है क्या हर बिजनेस में, हर धंधे में एवरी मंथ प्रॉफिट हो सकता है इस महीने 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले महीने 10,000 का लॉस हो गया, पॉसिबल। तो लॉस कौन बेयर करेगा फिर? लॉस विल बी बेयर बाय द पार्टनर्स इक्वली और एज पर देयर पीएसआर, है ना? पीएसआर होगा तो एज पर पीएसआर, बट इफ नथिंग इज गिवन देन इक्वली। सो ये जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो। लॉसेस के लिए ऐसे अलग से कोई टर्म नहीं है। क्या कौन से पार्टनर ने कितना लॉस शेयर करना है ये भी एग्रीमेंट में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे अभी एक पार्टनर है, एक माइनर है, वो पार्टनर है, 5:3:2 रेशो है, 5 और 3 के लिए कोई और पार्टनर है, मतलब समझ रहा है ना मैं क्या बोलूं? 50% एक का है, 30% एक का है और 20% एक का है। जो 20% है वो क्या है? माइनर है, माइनर। तो अभी माइनर लॉस में ये करेगा, फिर वो 5:3:2 का क्या करेंगे? फिर उनको क्या करना पड़ेगा? डील में या डीड में लिखना पड़ेगा, एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि अगर लॉस हुआ तो कितना बेयर करे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो माइनर है, बट माइनर क्या लॉस में बेयर करेगा? नहीं, लॉस में टेक पार्ट नहीं करेगा, इसके लिए उनको स्पेसिफिकली लिखना चाहिए, दिया हुआ होना चाहिए। क्या को ओनर मतलब पार्टनर्स होते हैं? नहीं। एक प्रॉपर्टी दो लोगों की है, मतलब क्या नेसेसरीली वो पार्टनर्स हो गए? नॉट रिक्वायर्ड। अगर किसी का चैरिटी मोटिव के लिए लोग एसोसिएशन कर रहे हैं तो क्या वो पार्टनर्स हुए? दे आर नॉट पार्टनर्स, बिकॉज बिजनेस इज एन इंटेंशन, एक्विजिशन ऑफ गेन इज एन इंटेंशन। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसे कार्डिनल प्रिंसिपल बोला जाता है। कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब एकदम कोर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अगर ये है तो ही पार्टनरशिप मानेंगे, अगर ये नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। क्या नहीं है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब काम कर रहे हैं या तो सबके बिहाफ पे एक काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो पार्टनरशिप है। बोलो, चैरिटी तो दैट इज नॉट पार्टनर। चैरिटी के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप मानेंगे ही नहीं, बट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है ना आपका, तो वो तो फ्रॉड ही हुआ। फिर आपका जो ट्रस्ट है, मतलब आप टैक्सेस को बचाने के लिए आप आपने क्या किया? एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल दी, ट्रस्ट खोल दी, लोगों को बोल रहे कि हम मदद कर रहे, पर इधर आप पैसा बचा रहे, आपका टैक्स बचा रहे हो। तो यहाँ पे आपका कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जब मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगी तब बोलूंगी कि कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट विल कब लिफ्ट किया जाता है? जब आप फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से कंपनी फॉर्म करो, इंटेंशन आपका प्रॉफिट नहीं है, टैक्सेस बचाना इंटेंशन है, तब आपकी कंपनी बंद की जाएगी, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होता है। हाँ, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ये क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल, मतलब ये कोर एलिमेंट है। अगर ये फुलफिल हुआ तो ही हम मानेंगे कि ये क्या है? पार्टनरशिप है, तो नहीं तो हम नहीं मानेंगे। एक बिजनेस इधर सबके सब करो, नहीं तो सबके बिहाफ पे एक करो। क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर एक ने भी काम किया सबके बिहाफ पे तो पैसा सबको मिलेगा? इनडायरेक्टली मतलब यही है इसका। एंड इसके लिए बाद में एलएलपी का इवोल्यूशन हुआ। सब बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? अगर दो पार्टनर्स मिलके आए बिजनेस में, सुखी और दुखी, नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, मिलके बांट लेंगे। लॉस हुआ तो, लॉस हुआ तो उनको, तो भी उनको मिलके बांटना पड़ेगा। बट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब जो देना है अनलिमिटेड हो जाता है पार्टनर्स का। पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर बिजनेस में लॉसेस होते गए होते गए होते गए और ये पार्टनर्स ने बिजनेस शट डाउन नहीं किया, वाइंड अप नहीं किया, इतने लॉसेस हो गए कि उनका कैपिटल चला गया, वो चक्कर में उनका फर्नीचर गया, प्रॉपर्टी गया, बिल्डिंग गई,
तो उनको घर तार बीवी के बहने गहने, सॉरी सॉरी माय बैड, क्या घर दार बीवी के गहने सब बेचना पड़ेगा? यस, बेचना पड़ेगा। लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अगर आपका बहुत ज्यादा लॉस होता गया तो पार्टनर्स को पूरा की पूरा क्या करना पड़ेगा? लॉस बेयर करना पड़ेगा, पॉकेट में से देना पड़ेगा खुद के। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला प्रिंसिपल बहुत डेंजर है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप में है कि इफ यू आर पार्टनर देन योर लाइबिलिटी वुड बी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का कोई लिमिट ही नहीं होता है। अनलिमिटेड भी ऐसा नहीं, अप टू द एक्सटेंट ऑफ इतना, अप टू द एक्सटेंट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ बेच बाच के लोगों के देने कंप्लीट करने पड़ेंगे। दैट्स हाउ लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अगर ये जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है, ये प्रिंसिपल अगर मिसिंग है, ये प्रिंसिपल नहीं है, तो क्या हम पार्टनरशिप मानेंगे? तो इट वोंट बी कंसिडर एज पार्टनरशिप बिकॉज इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये है तो मानेंगे पार्टनरशिप है, ये नहीं है तो मानेंगे पार्टनरशिप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई करने बोली है टू फाइंड आउट दैट वेदर इट इज अ पार्टनरशिप और नॉट। नंबर वन कंडीशन, देयर शुड बी एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। मतलब आपका पीएसआर, आपका पीएसआर होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए काइंड ऑफ, तू इतना शेयर करेगा मैं इतना शेयर करूंगा, दैट इज एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस। ऐसा कभी होगा नहीं पीएसआर एंड एलएसआर, हमेशा पीएसआर ही दिया होगा, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस। दूसरा कार्डिनल प्रिंसिपल है बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर ये दो चीजें फॉलो होती है, ये दो इसेंशियल एलिमेंट्स फॉलो होती है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप माना जाएगा। वो बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स बोला जाएगा। और कलेक्टिवली वो एंटिटी को फर्म बोला जाएगा। पार्टनर्स का लाइबिलिटी कैसा होता है? पार्टनर्स का लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का, क्या उसे डीड बोला जाएगा? दैट वुड बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जो मैंने कार्डिनल प्रिंसिपल बोला, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब काम कर रहे हैं, नहीं तो सबके बिहाफ पे कोई एक या दो काम कर रहे हैं, उसे भी क्या बोला जाएगा? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्या एग्रीमेंट होना चाहिए? मैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बट देयर शुड बी सम एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? डीड बोलेंगे। एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? टू शेयर द प्रॉफिट। सो देयर शुड बी सम एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल को क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल बोला जाता है। अभी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमारा इसेंशियल एलिमेंट है, बट क्या ये कार्डिनल प्रिंसिपल है? नहीं। कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इसेंशियल नहीं है हमारा, वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट है बट कार्डिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयरिंग प्रॉफिट ऑलवेज डज नॉट नेसेसरी कि वो पार्टनरशिप ही हो। जैसे दो फ्रेंड्स ने एक गाड़ी रेंट पे ली, एक गाड़ी खरीदी और उसको रेंट पे चढ़ाई, रेंट आपस में बांट रहे हैं, क्या वो पार्टनर्स हो गए? नॉट रिक्वायर्ड कि वो पार्टनर्स होने चाहिए। या फिर मनी लेंडर जो उधारी पे पैसे देता है और वो पैसे का ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है, तो वो भी तो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, वो भी तो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, क्या वो पार्टनर है? नहीं है, दैट इज नॉट पार्टनर। जो आप आपके लेबर को, आप आपके मेड को सैलरी वगैरह देते हो, वो भी तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं, तो क्या आप और वो पार्टनर हुए? नहीं, देयर इज नो। मतलब बोलना है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरीली मींस कि वो पार्टनरशिप ही हो। उसके लिए और एक चीज क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? कार्डिनल प्रिंसिपल होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी शुड बी देयर। जैसे प्रीवियस ओनर को गुडविल दिया जाता है, अगर कोई बिजनेस में से निकल रहा है तो क्या उसका कोई गुडविल का शेयर होगा? हाँ, उसको गुडविल का शेयर देना भी तो प्रॉफिट शेयर करना हुआ, बट क्या वो पार्टनर हुआ? नहीं। या फिर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, डिसीज्ड पार्टनर, तो उसकी
उसकी जो बच्चे हैं या उसकी जो बीवी है, उसको उसका शेयर दिया जाता है। शेयर देना भी तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही हुआ। बट क्या वो पार्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हुआ, बट क्या वो पार्टनर बन गए फिर? नॉट रिक्वायर्ड। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कि ये पार्टनरशिप है। उसके लिए क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, प्लस बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या हो गया? चलो लिखो। क्या हुआ, बोर हो रहा है क्या? कि ये चीजें सुनी सुनाई लग रही है? लिखना है, लिखो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यूनिट 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन लिख लो, सेक्शन 4 में आती है। संडे को क्या किया? पढ़ाई? पूरा दिन पढ़ाई की? बाप रे, क्या बात है। एग्जाम थी क्या? संडे के दिन क्लासेस तो नहीं होते ना? एक क्वेश्चन ग्रुप तूने क्वेश्चन ग्रुप पे डाला ही नहीं क्या रे गौरव? मैं उस दिन ही बोला था एक क्वेश्चन ग्रुप पे आएगा उसका, अभी आज डाली, आज से बाद में ग्रुप पे आएगा उसका आंसर तुम लोगों को सबको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ही नहीं डाला। वाह। इतना होशियार कैसे तू गौरव? लिख लिया चैप्टर का, यूनिट का नाम? यूनिट नंबर 1। किसी को क्वेश्चन नहीं पढ़ा? कितने यूनिट से मैम? नहीं पढ़ा? 3 यूनिट से, 3। इसका सेक्शन 4 लिख लो। मतलब मैं पार्टनरशिप का मीनिंग बोल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ये जो हाईलाइटेड है वो लिख लो। प्रसाद, तेरे को यहाँ से मतलब वहां से विजन क्लियर नहीं है, दिखता नहीं है ना? ये प्रॉब्लम है। मतलब एक सजेस्ट करूंगी कि नंबर चेक कर ले, या फिर पहना कर अगर होगा तो स्पेक्स, है कि नहीं? ऐसे अगर करने से, क्योंकि क्या होता है, आंखों का नंबर इंक्रीज होते जाता है, ज्यादा स्ट्रेस देते हैं हम तो। मोबाइल से देखने से बेटर कभी भी, ये स्क्रीन बड़ी है ना, इससे बेटर होता है।
यूनिट 4 का जो एंडिंग पढ़ा है उसमें आपको फास्ट लगा क्या? समझ में आया? कौन नहीं था तुम लोगों में से? फ्राइडे सैटरडे कौन नहीं था? काफी नहीं थे शायद। ठीक है। तुम लोगों को समझा क्या यूनिट 4? तुम लोगों को तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी नहीं समझा है ना? वो 4 लोग क्लास के बाद मेरे पास आना, सोहम, कार्तिक, सोमेश और प्रसाद। हो गया? डेफिनेशन लिख लिया सबने? लिख लो डेफिनेशन, फिर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप हेडिंग डाल के रख दो। जस्ट अ मिनट। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप जिसने लिखा, नंबर 1 एलिमेंट लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, नंबर 1, और डैश करके रख दो। ये जो चीजें मैंने आज पढ़ाई, सुनी सुनी सी लग रही है? न्यू है? न्यू नहीं है ना आपके लिए? पार्टनरशिप का थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा। क्या होता है पार्टनरशिप, क्या होते हैं पार्टनर्स, कितने होने चाहिए? आपको डायरेक्टली फीचर पढ़ाया होगा है ना? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बेसिक रहेगा, अभी अकाउंट्स में क्या ही रहेगा, ज्यादा प्रैक्टिकली रहेगा है ना? 11th में एसपी में था डिटेल, करेक्ट। डन। लिखा क्या? फर्स्ट वाला पॉइंट लिख लो, फिर उसका एक लाइन, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको। फर्स्ट वाला पॉइंट लिख लिया क्या? हाँ, बोलो। फर्स्ट पॉइंट में ये लिख लो, उसका एक्सप्लेन। ये क्या, इधर भी तो है ही ना रे। और मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 ऐसे लिख देना। नहीं, ये जो फीचर है ना 50 और ये का, ये पार्टनरशिप एक्ट में दिया है। डीड में क्या चीजें होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना है, सैलरी कितनी है, ये एक्ट को ओवर रूल करना हुआ अगर डीड में ऐसा लिखा है। फिर वो क्या बोलेंगे, एक काम करो कंपनी फॉर्म करो तुम्हें अगर इतने लोग चाहिए तो, है ना? और इतना लिख देना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। 20 आता मुंह में, 20 था ना पहले? बोल शिवम। पहला पॉइंट, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ये लिखो ना, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, दैट इज ओनली फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद माइनर वाला पॉइंट लिखना है, और मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लिखना है। लिख रही है क्या सुयांश, प्रेरणा? सिया आई थी, गायब हो गई। माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। माइनर कैन नॉट बी पार्टनर इन कंपनी। अच्छा, तुम पार्टनर ने कंपनी को कन्वर्ट कर दिया, मतलब फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, नहीं तो पार्टनर नहीं रहे, माइनर नहीं रहेगा। क्योंकि कंपनी का रूल है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ही माइनर एडमिट हो सकता है। बाकी माइनर इनकैपेबल होने की वजह से कहीं पे भी नहीं जा सकता है। और पार्टनरशिप को कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
पार्टनरशिप को कंपनी में ट्रांसफर नहीं, न्यूली कंपनी फॉर्म करके रजिस्टर करना पड़ेगा. यस. ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ेगा. देन लिखो पॉइंट नंबर 2, इट शुड बी एन एग्रीमेंट. There must be agreement entered by all the partners. There must be agreement entered by all the partners. First line लिखो. The nature of partnership is voluntary and contractual. Second point. And third point है, it may be oral or may be in writing. सेकेंड और थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. फर्स्ट पॉइंट लिखो, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट एंटर्ड बाय द पार्टनर्स. उसके बाद थर्ड, यस, उसके बाद थर्ड लिख दो बिजनेस. जितना हाईलाइट किया है 2 लाइन, बस उतना लिखो. द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल. थर्ड पॉइंट है, इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन राइटिंग. मतलब एक्सप्रेस या ओरल. मतलब एक्सप्रेस. ओरल और रिटर्न मतलब ही एक्सप्रेस हुआ. बिजनेस लिख लिया. बिजनेस के बाद एग्रीमेंट टू शेयर भी लिख लेना. सबके नोटबुक्स कंप्लीटेड है सोगा यूनिट 4 तक. कोई एक ऐसा है जिसका कंप्लीट नहीं? तेरा नहीं होगा, तू नया आया है ना. कहाँ तक कंप्लीट करना चालू कर दिया? किया. सोगा कर दिया क्या पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? यूनिट 2 चल रहा है. किसका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. ओके. मैंने पहले बोला था ना तुझे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को पहले कंप्लीट कर ले, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के टाइम पे तू था, है ना. फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जैसे जैसे लेक्चर देखना चालू करेगा, वैसे वैसे कंप्लीशन चालू कर दे. पहले लेक्चर देख फिर लिख. हाँ. कौन हर चैप्टर के लिए अलग बुक बना रहा है? मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए अलग, सोगा के लिए अलग? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं. बिजनेस हो गया होगा तो इसको कंटिन्यू करो. एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स का 2 पॉइंट्स है. लॉसेस अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोले हैं तो वैसे बेयर करना पड़ेगा. अगर कुछ नहीं बोला है तो पीएसआर के हिसाब से.
बाहर जाके फोन रिसीव करो। जैसे कि सवेरे कितने बजे से क्लासेस रहते हैं? 8:30 ना? 9, 8:30 पकड़ लो। तो तब से लेकर तो ब्रेक डायरेक्टली 2 बजे मिलता है ना? तो एक काम किया करो, मेरा जो क्लास मैं 12 बजे स्टार्ट करती हूँ, तो आप थोड़ा सा कुछ टिफिन मतलब आप स्नैक्स खाने के लिए एक 5 मिनट का ब्रेक ले, 10 मिनट का ले लो। पर 12:10 को सब शार्प रेडी, जैसे ही 12 का ब्रेक मिले तुरंत भाग जाने का। मतलब 12:10 तक आप मेरे क्लास में रेडी रहो, है ना? स्नैक्स के लिए ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक लगेगा, एक 5 मिनट लगते हैं। 5-10 मिनट। तुम लोग नीचे जाने का ट्राई करने से बेटर है कि स्नैक्स आप लोग कैरी किया करो या टिफिन में पहले दिन ही लाके रख दिया करो। Business carried on by all or any of them acting for all. This is the cardinal principle. इसे म्यूचुअल एजेंसी भी बोला जाता है। ये जो 3 पॉइंट्स हाइलाइटेड है, 3 स्टेटमेंट्स, वो लिख लो। पॉइंट वाइज मतलब ये 3, जरूरी नहीं है पॉइंट वाइज लिखो। मैं जस्ट बोल रही हूँ, अगर कोई पॉइंट वाइज लिख रहा है तो 3 सेंटेंसेस बनेंगे। वेट वेट वेट, पॉइंट नंबर 5 हो गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है वो लिख लो। बोलो। नंबर 4 पॉइंट रह गया। केस का नेम मत लिखो, सुप्रीम कोर्ट के 2 कंडीशन लिख लो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, लिख लो। पता है बट देखो, लिखना है तो लिख लो, उसका कुछ कंपलसरी नहीं, वो नोट वाला पॉइंट। एग्रीमेंट इज नोन एज डीड। इफ यू कैन रिमेम्बर देन नो प्रॉब्लम।
लिखो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, उसके आगे ब्रैकेट में सेक्शन 6 लिखना। बस ये 3 चीजें लिख लो, एग्रीमेंट, शेयर प्रॉफिट एंड बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल, और एक लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा। और ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल के आगे ब्रैकेट में म्यूचुअल एजेंसी लिखो। और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के आगे सेक्शन 6 लिख लो। क्या हो गया गौरव हंसने को? बस 3 चीजें लिखना है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल के आगे म्यूचुअल एजेंसी लिखो। टेल मी पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में था? सेक्शन 4। और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 6। सिर्फ जो हाईलाइटेड है वही लिखो, एक लाइन में लिख दोगे तो भी चलेगा कि ये ट्रू टेस्ट है, ये हो तो पार्टनरशिप है, नहीं तो नहीं। म्यूचुअल एजेंसी, यस। लिख लिया था ना? हाँ। कंपनी सुना है क्या कभी? कंपनी क्या होता है? कंपनी, अच्छा, ये जो अपना पार्टनरशिप है इसमें लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। बट कंपनी में लिमिटेड। लिमिटेड कैसी? अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर, जितना शेयर है उतना लाइबिलिटी रहेगा। सो ये जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसे क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप डीड। आप बोलोगे पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? क्या मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर रहेंगे? मतलब क्या कि हमारे पार्टनर्स 10 है, हमारे पार्टनर्स 12 है, तो दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। ओके। क्या आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम रहेगा? XYZ लिमिटेड, सुखी दुखी लिमिटेड रहेगा? लिमिटेड नहीं ना? लिमिटेड रहेगा क्या उसके आगे? नहीं। कंपनी में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड रहता है। फिर अगर आपके पार्टनरशिप फर्म का जो भी नाम है वो नाम रहेगा एग्रीमेंट में। मैं एक डॉक्यूमेंट इमेजिन कर रही हूँ, उसमें क्या सारे पार्टनर का नेम एंड डिटेल रहेगा? नेम एंड डिटेल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्या उनका बर्थ प्रूफ, आधार कार्ड, ये सारी चीजें रहेगी? उनका क्या रेसिडेंशियल एड्रेस प्लस ऑफिशियल एड्रेस रहेगा? यस। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आप किस चीज में डील कर रहे हो, आप किस चीज में डील कर रहे हो या किस बिजनेस में डील कर रहे हो, कहाँ पे है। प्लेस मतलब क्या? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, या कोई और स्टेट में है, दैट इज नेचर एंड प्लेस। जैसे इमेजिन करो कि आपको कोई लड़की पसंद है, लड़की है, इमेजिन करो आपको कोई लड़का पसंद है। इमेजिन कर पा रहे हो ना? वो एकदम कर पाओगे, भूख लगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आपने इमेजिन कर लिया। अभी क्या सोचोगे आप उसके बारे में? क्या सोचोगे, क्या नेम होगा, क्या नाम है वो लड़की का? सो नेम ऑफ पार्टनर, है ना? क्या नाम है वो लड़की का? अगर ऐसे ही रैंडमली कोई लड़की या लड़का पसंद आया तो फर्स्ट स्टेप यू विल कि आप फाइंड आउट करोगे उसका क्या नाम है बाबा। फिर नंबर का ट्राई करोगे ना, कि गौरव पहले ही नंबर ले लेगा फिर नाम पूछेगा, तो पहले एड्रेस लेगा।
तो क्या नेम ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर का क्या नाम है, फिर वो उसका एड्रेस पूछेगा, मतलब घर पे क्या नाम है वगैरह, सो दैट घर फाइंड आउट करने को इजी होगा। मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म का लोकेशन, नाम, नेम ऑफ फर्म, घर पे जो नाम है वो। देन क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, नेचर, नेचर कैसा है उसका, नेचर एंड प्लेस, कहाँ रहती है, प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आप जाके इजीली उसको मिल पाओ, सो नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर इन केस, इन केस आपने प्रपोज कर दिया वो लड़की को, तो डेट ऑफ प्रपोजल, मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि ये डेट को हमने पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया था, ये डेट को पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर किया था। क्या ये डेट रहेगी हमेशा, याद रहेगी आपको डेट, है ना। सो दैट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ प्रपोजल आपके इसमें, और पार्टनरशिप के हिसाब से डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर ड्यूरेशन, कितने साल तक चला, और कितने साल के बाद ये बात हुई कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स ब्रेक अप, सो दैट इज ड्यूरेशन। सो क्या ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रहेगा, रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा। किसी कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अगर आप पार्टनरशिप करते हो, जैसे अगर आपका पुल बनाने का कंस्ट्रक्शन है, पुल बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप किया, घर बनाने के लिए किया, या कोई गुड्स का सप्लाई करने के लिए, क्या पार्टनरशिप कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए हो सकती है, हो सकती है। क्या पर्टिकुलर, जैसे मेट्रो का काम चल रहा है, अभी अपने पुणे में मेट्रो का काम चल रहा है, इमेजिन करो मेट्रो का काम होने में अगले 10 साल लग जाएंगे, ऑल ओवर पुणे पूरा मेट्रो, तो वो 10 साल के लिए क्या वो ड्यूरेशन हुआ, यस, 10 साल इज अ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्या था, नेम ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ लड़की, नेम ऑफ पार्टनर, फिर नेम ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम, देन नेचर कैसा है, नेचर एंड प्लेस, स्वभाव कैसा है, कहाँ रहती है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कौन से दिन आपने प्रपोजल दिया, डेट ऑफ प्रपोजल, दैट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट, देन ड्यूरेशन ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ आपका जो भी ड्यूरेशन था रिलेशनशिप का, रिलेशन का, दैट ड्यूरेशन, देन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, मैं तो बिजनेस की बात कर रही हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, किसने कितना ट्रस्ट रखा, है ना, किसने कितना ऑनेस्टली ट्रीट दिया एक दूसरे को, किसने कितने गिफ्ट्स दिए, दैट इज कंट्रीब्यूशन। सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पीएसआर, मतलब किसको कितना बेनिफिट मिला, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ। देन उसके बाद एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब एडमिशन मतलब किसी और तीसरे की एंट्री, दोनों लोगों में किसी तीसरे की एंट्री हुई, और रिटायरमेंट मतलब तीसरे की एंट्री की वजह से पहला वाला चला गया, दैट इज रिटायरमेंट। सो हाँ, सो एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, शांति रखो। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड लोन, अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन है पार्टनर का तो उस पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, लोन पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, ड्रॉइंग्स मतलब जरूरत में पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ किए हैं, जरूरत में पैसे उधार मांगे हैं पार्टनर से अपने, तो उसमें कितना इंटरेस्ट अप्लाई होना चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है, डीड में, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। और है, 3 टाइप के प्रोविजन किए जाते हैं, 3 टाइप के प्रोविजन। एक प्रोविजन की जाती है कि अगर अपना फॉर्म डिसॉल्व हो गया कल जाके, ड्यू टू सम रीजन फॉर्म डिसॉल्व हो गया, तो क्या करें, ड्यू टू सम रीजन फॉर्म डिसॉल्व हो गया तो व्हाट कैन वी डू, हमें पैसों की जरूरत रहेगी, नीड रहेगा कैपिटल, सो ये डिसोल्यूशन के लिए एक प्रोविजन किया जाता है। प्रोविजन मतलब कुछ पैसा सेट असाइड करना, रिजर्व रखना, दैट इज व्हाट प्रोविजन इज। या फिर और किसके लिए प्रोविजन किया जाता है, अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि पार्टनर को देना है सैलरी, तो वो सैलरी के लिए अलग से प्रोविजन किया जाता है। अगर कोई पार्टनर को कमीशन वगैरह देना है तो उसके लिए अलग से
रिजर्व्स होते हैं, प्रोविजन किया जाता है। या और एक प्रोविजन होता है फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, मतलब निकाल देना। पार्टनर ने धोखा दिया आपके, क्या करोगे? आप खुद निकल जाओगे, नहीं तो उसको निकाल दोगे पार्टनरशिप के बाहर। तो अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया, ठीक है, तो पार्टनर को एक्सपेल करने का एक प्रोविजन होता है। एक्सपेल करने का मतलब है कि फर्म से निकाल दो, बट उसके लिए अलग से आपका एक प्रोविजन चाहिए। प्रोविजन मतलब पैसा सेट असाइड, कि वो पार्टनर के जाने की वजह से अगर फर्म को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने के लिए पैसा चाहिए ना, दैट इज व्हाट प्रोविजन। तो तीन चीजों के लिए प्रोविजन करते हैं अपन। एक तो फर्म को डिसॉल्व करना है, तो दूसरा पार्टनर को सैलरी वगैरह कमीशन देना है, तो तीसरा अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल करना है, तो एक्सपेल मतलब निकाल देना है। तो तीन टाइप की प्रोविजन की जाती है, प्रोविजन 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 फॉर थ्री थिंग्स। टेल मी, क्या 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 इंफॉर्मेशन आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए? याद करो, याद करो। नेम ऑफ योर पार्टनर, यस। देन नेम ऑफ फर्म, नेचर, नेचर एंड प्लेस। फिर कंट्रीब्यूशन, क्यों, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप में। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हाँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर। ड्यूरेशन, कितना लंबा चला, दैट इज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। और एक चीज भूल गए आप, कब आपने प्रपोज किया, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस दिन आपका बिजनेस या किस दिन आपका पार्टनरशिप चालू हुआ, शुरू हुआ, वो एक चीज। और एडमिशन एंड रिटायरमेंट, किसी के आने की वजह से पहला वाला चले गया, है ना, तो एडमिशन किसका हुआ और रिटायरमेंट किसका हुआ, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। क्या प्रोविजन की जाती है? प्रोविजन इज फॉर थ्री थिंग्स। पहला है डिसोल्यूशन के लिए, दूसरा है एक्सपल सैलरी और कमीशन के लिए, तीसरा है एक्सपल्शन के लिए। एक्सपल्शन के का मतलब होता है पार्टनर ने अगर धोखा दिया तो उसको निकाल दो, हकाल दो। एक्सपल्शन का प्रोविजन डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपल्शन तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ इट इज स्पेसिफिकली गिवन इन द डीड, ठीक है, डीड में हो तो ये आप पार्टनर को निकाल सकते हो। मैं बिजनेस वाले इसके बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको आपके निकालना है तो ऐसे ही निकाल सकते हो इन केस ऑफ फ्रॉड, है ना। सो आपको ये समझा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद रहेगा, कोई भी नहीं भूलेगा, ठीक है। कल अपन इसको नोट डाउन करके लेंगे छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंटर्स कि क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देन वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। यूनिट 1 काफी बड़ा है, ले लो ब्रेक। जो लोग, वो मैं 4 लोगों को जिसको बोला वो इधर आओ, जो 4 लोगों को मैंने बोला था वो लोग इधर आओ।